नमस्कार, भाषा साइको एकेडमी में आपका स्वागत है। वन दरोगा के एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भाषा साइको एकेडमी आपके लिए लेकर आया है पाठ्यक्रम के अनुसार से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ जो महत्वपूर्ण विषय है उनको आपके समक्ष लाया जाएगा। ओके, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, चलिए इसके बारे में आज हम जानेंगे, और इसी के साथ साथ अन्य अधिनियम जो बने हैं उनके बारे में हम समझेंगे डिटेल में कि वहां से कहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पहले तो सन आप याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचियों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें बताया गया है कि जानवरों का शिकार, तस्करी, अवैध व्यापार को कैसे रोका जाए, कंट्रोल किया जाए, ताकि उनको सुरक्षा प्रोवाइड की जा सके। इसके लिए कुछ अनुसूचियां बनाई गई हैं 1 से लेकर 6 तक के, उसके बारे में हम समझेंगे डिटेल में। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 जो होता है, ये इसमें काफी कठोर नियम बनाए गए हैं। ओके, जैसे कि जानवरों को एक तो पूर्णतया संरक्षण की बात तो कही गई है, लेकिन अगर जानवरों को नुकसान पहुंचाते हुए देखा जाएगा तो भारी अर्थदंड भी लगाया जाएगा। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। ओके, अब इसी के हिसाब से कुछ जानवरों को डिक्लेयर किया गया है, किनको अनुसूची 1 में रखा जाएगा, किसको अनुसूची 2 में रखा जाएगा। तो कुछ जानवरों के नाम आप याद रख लीजिएगा, जैसे शेर जैसे पूंछ वाला बंदर, गैंडा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नारकोंडम हॉर्नबिल, ये रखे गए हैं अनुसूची 1 में। वहीं रीसस बंदर, किंग कोबरा, उड़ने वाली गिलहरी, हिमालयन भूरा भालू, इसे रखा गया है अनुसूची 2 में। ओके, अब अनुसूची 3 और अनुसूची 4 के बारे में हम जानते हैं। इसमें भी जानवरों के सुरक्षा की बात कही गई है, जानवर भी इसमें संरक्षित है, लेकिन जो अर्थदंड होगा वो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 की तुलना में कम होगा। किसमें? अनुसूची 3 और 4 में। ओके, अब इसमें कौन कौन से जानवर रखे गए हैं? तो जो अनुसूची 3 है उसमें आते हैं नीलगाय, भौंकने वाले हिरण, ओके, और भी कई आते हैं, लेकिन ये आप याद रखिएगा। ओके, और वहीं अनुसूची जो 4 होता है, इसमें मांगूस और गिद्ध जैसे जानवर, मतलब पक्षी और जानवर आते हैं। ओके, तो इसमें गिद्ध आप जरूर याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 5 में हम चलते हैं। इसमें सूचीबद्ध जानवरों को परोपजीवी कहा जाता है। ओके, और इनका शिकार किया जा सकता है, ऐसा अनुसूची 5 में कहा गया है। ओके, अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, जानवर या पक्षी, क्या कौन आता है ये भी जान लेते हैं। चूहा हो गया, छछूंदर हो गया, सामान्य कौवे हो गए, और फ्रूट बैट्स जैसे जो जानवर पक्षी इसमें शामिल हैं, इनको सूचीबद्ध किया गया है। अब आते हैं अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में सूचीबद्ध पौधे और उनकी प्रजातियों का व्यापार करना, ध्यान दीजिएगा, व्यापार करना, संग्रहण करना और खेती करना प्रतिबंधित किया गया है। ओके, जो पौधे इसमें या जो प्रजातियां इसमें डाले गए हैं सूची में, उस पर प्रतिबंध कुछ लगाया गया है। जैसे रेड वांडा, ब्लू वांडा, पिचर जो होता है ये कुछ ऐसा होता है, पिचर प्लांट, ये कीड़े मकोड़े खाता है, इसके ऊपर ऐसे ढक्कन के जैसा होता है। इसमें जैसे नाइट्रोजन की कमी होती है तो उसको पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों का सेवन कर लेता है। ओके, तो वही है पिचर प्लांट, जो पौधे जिसकी पत्ते सुराही जैसी होती हैं। ओके, आर्किड आदि पौधे इसमें शामिल होते हैं अनुसूची 6 के दायरे में। अब हम कुछ नोट को इसको समझते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार यदि राज्य किसी विशेष क्षेत्र को जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने, अर्थात जहां पर पर्याप्त जैविकीय, भू आकृति, जीव जंतु, वनस्पति आदि की बहुलता हो, उस क्षेत्र को क्या करेगा? वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जा सकता है। ओके, राज्य सरकार जहां भी देखेगा, जहां जरूरत पड़ेगी, उसको वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर सकता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में इस समय 567 वन्य जीव अभयारण्य हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यक्रम अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। देखिए, इसके 3 कार्यक्रम अभी तक आ चुके हैं, उसमें संशोधन करके
पहला वन्यजीव जो कार्यक्रम हुआ था 1983 से 2001 तक चला था, इसमें संशोधन हुआ। फिर दूसरा जो वन्यजीव कार्यक्रम हुआ वो चला 2002 से 2016 तक। फिर क्या हुआ, फिर तीसरा लाया गया केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, इसी के द्वारा ही ये लाया जाता है। ओके, 2017 से ये सुर्खियों में भी चल रहा है, 2017 से 2031 तक की अवधि के लिए तीसरा राष्ट्रीय वन्यजीव का कार्य योजना जो है संचालन में चल रहा है। तीसरा ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी के बारे में अब हम समझते हैं। तीसरा राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017 से 2031। 2 अक्टूबर को ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार की तरफ से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, ध्यान दीजिएगा, 2 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जारी किए थे। कौन से थे वो याद रखिएगा, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान और सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, और साथ ही इंडिया वाइल्ड लाइफ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था इसमें। ओके, तो 2 चीजें, जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है और सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है, इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए। 12 सदस्यीय समिति ने तीसरा वन्यजीव कार्य योजना का मसौदा तैयार किया। ये पॉइंट पे स्टार दीजिए, कितने सदस्यीय समिति ने, 12 सदस्यीय समिति ने। यह कार्य योजना भारत में एकीकृत तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के प्रबंधन से संबंधित है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इस पर खासा जोर दिया गया है इसमें। ओके, तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के साथ तत्कालीन जो केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्षगांठ मनाने के लिए भारत वन्यजीव मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। ओके, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अब समझते हैं ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम के बारे में। वर्ल्ड बैंक, इस पर अब ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड बैंक की मैं बात करने जा रहा हूं, क्योंकि ये देखिए वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व में चल रहा एक ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम है। ये पॉइंट इसमें ध्यान देने वाली बात है। क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम है ये। ओके, जिसका मकसद वन्य जीवों की अवैध तस्करी पर लगाम लगाना है। देखिए इसका मकसद को ध्यान दीजिएगा, इसके लक्ष्य पर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, वन्य जीवों का अवैध तस्करी से संबंधित है, उस पर रोक लगाने से संबंधित है, और वन्य जीव संरक्षण तथा सतत विकास को बढ़ावा देने से भी ये संबंधित है। यह कार्यक्रम 7 वर्षों के लिए चलाया जा रहा है। इस पर तो पहले स्टार दीजिए, जिसे जून 2015 में, ये सन जरूर याद रखिएगा, जून 2015 में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, जीएफ के द्वारा। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस कार्यक्रम को जीएफ द्वारा जो है फंड भी मुहैया कराया जाता है। इसमें अफ्रीका और एशिया के 19 देश शामिल हैं। एशिया से अफगानिस्तान, जो याद करने वाली चीज है वो भारत भी इसमें शामिल है, वो भी इसका एक सदस्य है। ओके, ये चीज ध्यान देने वाली है। और साथ ही साथ इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट समझते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में। वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान तलाशने में मदद करने के लिए 1992 के रियो अर्थ समिति के जरिए, देखिए रियो अर्थ जो समिति हुई थी वो कहां हुई थी, ये ब्राजील में, दक्षिणी अमेरिका में जगह है, वहां पर हुआ था 1992 में, 1992 में हुआ था। तो रियो अर्थ समिति के जरिए जीईएफ की स्थापना की गई थी। इस पर स्टार दीजिएगा। और वर्तमान में कितने इसके सदस्य हैं ये भी पूछा जा सकता है। 183 देश जो है इसके सदस्य हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण घटक के बारे में जानेंगे जिस पर क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के ये घटक कौन कौन से हैं? 5। एकीकृत वन्यजीव और आवास प्रबंधन को सुदृढ़ करना और बढ़ावा देना है। देखिए आवास है तो जैव विविधता है, जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। बिना आवास के कोई जीव जंतु रह ही नहीं सकते हैं, तो आवास सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी के लिए। ओके, दूसरा अहम बिंदु है जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को बढ़ावा देना और भारत में जलीय जैव विविधता, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जलीय जैव विविधता के एकीकृत स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देने की इसमें बात कही गई है। टूरिज्म, प्राकृतिक शिक्षा और भागीदारी प्रबंधन, सभी को इसमें बढ़ावा देने की भी बात कही गई है, टूरिज्म की भी बात कही गई है। ओके, भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए नीतियां और संसाधनों को सक्षम बनाने की भी बात कही गई। जो नीतियां, जो संसाधन है उसको और विकसित करना है और वन्यजीव
अनुसंधान को मजबूत करना तथा वन्यजीव संरक्षण में मानव संसाधन विकास की निगरानी भी करना है। तो ये कुछ इसके 5 अहम बिंदु हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के बारे में, कब शुरू हुआ था, किससे संबंधित है, किसने इसको संचालित, किसके द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2 अक्टूबर 2017 को। ओके, 17 बार सिक्योर किया गया हिमालय प्रोजेक्ट को, ऐसे याद कीजिए ट्रिक के साथ। इसको कौन संचालित कर रहा है, तो भारत में जो केंद्रीय मंत्रालय है पर्यावरण मंत्रालय, वो और वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। ओके, अति महत्वपूर्ण। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, वो है हिम तेंदुओं की तस्करी और शिकार पर रोक लगाना है। ओके, और जैव विविधता का संरक्षण तो करना ही करना है, खासकर तेंदुओं की, हिम जो तेंदुए होते हैं उनकी तस्करी और शिकार पर रोक लगाने से संबंधित है। और उसका जब पहला चरण जब लागू चलाया गया था, उसमें जड़ी बूटी, फल उत्पादन, पर्यटन को बढ़ावा देने वाले रोजगार पर कार्यक्रम चलाए जाने की बात इसमें कही गई थी। ओके, तो ये है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट कुछ अहम बिंदुओं को अब हम समझते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980, अभी तक हमने पढ़ा वन्यजीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, 1972 के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ने वाले हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के बारे में। 25 अक्टूबर 1980 को जो है इसे लागू किया गया था। ओके, वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित पूरे देश में अब ये लागू हो चुका है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी ये लागू है। वन अधिनियम 1927 याद है, इसके अनुसार वनों का वर्गीकरण किया गया था और इसके लिए राज्य सरकार के परमिशन की जरूरत पड़ती है वनों के वर्गीकरण के मामले में। वन अधिनियम 1927 में ये बात कही गई थी। इस अधिनियम के प्रावधानों, और फिर से हम आते हैं 1980 वाले अधिनियम में, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी वन भूमि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना गैर वानिकी अथवा किसी भी अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ना ही अनारक्षित की जा सकती है उनको, इसके लिए केवल केंद्र सरकार के परमिशन की ही जरूरत पड़ेगी। वहीं केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के लिए एक सलाहकार समिति, ध्यान दीजिएगा सलाहकार समिति की बात कर रहा हूं, कौन सी समिति है वो, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी का गठन किया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों के विनाश और वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के उपयोग में आने से रोकना है। ये कुछ इसके अहम बिंदु है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के, याद रखिएगा। चलिए अब हम समझते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1988। इसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। इसमें जो सबसे अहम बिंदु है वो है 33% भाग पर, देश के खासकर 33% हिस्से पर वनाच्छादित करना है, उसको वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। और वनों को उसकी वनस्पतियों व जीव जंतुओं सहित राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सुरक्षित किया जाएगा, ये भी इसमें बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, व्यापक पैमाने पर वनारोपण अभियान चलाया जाए। वन रोपण करेंगे तभी तो पर्यावरण का विकास होगा। तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, मैंने पहले भी इसके बारे में बता दिया था, सामाजिक के साथ साथ ग्रामीण और पर्यावरणीय विकास पर इसमें बल दिया गया है ताकि रोजगार के साथ साथ पर्यावरण का भी विकास हो सके। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को भी इसमें बढ़ावा देने की बात कही गई है। ओके, अब बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम, मृदा अपरदन व मरुस्थलीकरण को नियंत्रित किया जाए, ये भी बात कही गई है। और रोजगार के अवसर पैदा करना और महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाने की बात कही गई है। ओके, तो ये था जानकारी राष्ट्रीय वन नीति 1988 की। चलिए अब समझते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1922 के प्रावधानों के बारे में। इसको जो जारी किया है वही सेम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ही इसे जारी किया है, वन संरक्षण नियम जो है 2022। अब इसमें क्या क्या प्रस्तावित संशोधन है, वनों के उपयोग को आसान बनाना है, पहली बात तो ये। 1980 से पहले रेलवे और सड़क मंत्रालयों द्वारा अधिग्रहित सभी भूमियों को, जो भूमि है उनको अधिनियम से छूट दी गई है इसमें। ओके, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ निजी व्यक्तियों के लिए भी छूट का प्रावधान किया गया है, थोड़ा विकास के कार्यों पर इसमें ज्यादा बल दिया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास रक्षा परियोजनाओं को मंजूरी से छूट देने की भी बात कही गई है, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं होती हैं वहां पर सड़कों वड़कों का निर्माण करके अन्य गतिविधियों का इस्तेमाल करके बाहरी जो घुसपैठ होते हैं उस पर नियंत्रण किया जा सके। ओके, वन भूमि से तेल और प्राकृतिक गैस निकालने की अनुमति भी इसमें दी गई है। अधिनियम के तहत आने वाली सड़कों के किनारे पट्टीदार वृक्षारोपण को भी छूट दिया गया है। तो ये कुछ अहम बिंदु है वन संरक्षण नियम 2022 के तहत। उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए ये उसके बारे में था। नेक्स्ट हम अधिनियम के बारे में समझते हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006। इसके बारे में कौन नहीं जानता, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह वन निवास अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन अधिकारों और वन भूमि पर कब्जे को पहचानने के लिए बनाया गया है, जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रह रहे हैं। इसके बारे में याद रखिएगा। ओके, और कब से है, क्या पात्रता है, इसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका था, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। भारतीय वन अधिनियम 1927, इसके बारे में समझते हैं। आपके मन में बहुत देर से खलबली मची होगी, सर इसके बारे में भी बता दीजिए। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। इस अधिनियम में वन निर्भर समुदायों के जीवन को प्रभावित किया है। ओके, जो वन पर निर्भर रहते हैं, जो समुदाय रहते हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति वन, वहां पर निवास करने वाले लोगों को इसने खासा प्रभावित किया है। इस अधिनियम में दिए गए दंड और प्रक्रिया का उद्देश्य राज्य के वनों पर नियंत्रण के साथ साथ वनों पर निर्भर लोगों के अधिकारों की स्थिति को क्या कर देना है, कम कर देना। मुद्दा तो यहीं पर उठकर आ जा रहा है कि उनके अधिकारों की स्थिति को कम करने की इसमें बात कही गई है। ओके, ये ध्यान देने वाला मुद्दा है इसमें। और उसका जो उद्देश्य है वो क्या क्या है, वनोत्पाद की आवाजाही को नियंत्रित करना और उन पर शुल्क आरोपित करना है। ये तो मतलब क्या बताएं, मतलब एक इसमें प्रावधान किया ही गया है। किसी वन क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन के रूप में घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की भी इसमें व्याख्या की गई है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अभी मैं बताता हूं आरक्षित संरक्षित वन के बारे में, वेट करिए। इस अधिनियम में वन अपराध क्या है, किसी आरक्षित वन के अंदर कौन से कार्य निषिद्ध हैं, यानी कि उस पर रोक लगाया गया है, और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर क्या दंड है, इसका पूरा विवरण इसमें दिया गया है 1927 वाले अधिनियम में। वर्ष 1865 में वन अधिनियम लागू होने के बाद इसमें दो बार 1878 और 1927 में संशोधन किया गया था। 1927 भारतीय वन अधिनियम वाला जो है, ओके, दो बार संशोधन के बाद ये पनपा है इस बार 1927। अब अन्य जानकारी में हम समझते हैं भारतीय वन अधिनियम 1865 के बारे में भी जान लेते हैं। अब भाई बात कर दिया है तो उसके बारे में भी समझ लीजिए। अंग्रेजों का दौर चल रहा था उस समय। वर्ष 1864 में स्थापित इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वनों पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। यही तो सबसे बड़ा दिक्कत की बात उठ पड़ी थी उस समय। इसमें ब्रिटिश सरकार को वृक्षों से आच्छादित किसी भी भूमि को सरकारी जंगल घोषित करने और उसके प्रबंधन के लिए नियम बनाने का पूरा पूरा अधिकार दे दिया था ब्रिटिश सरकार को। ये चीज आ गई थी। इससे जो होता है उस पर निर्भर जंगलों पर, वनों पर निर्भर समुदाय जो निवासी थे वहां के, उनके लिए एक दिक्कत खड़ा हो गया, उनके लिए व्यवधान खड़ा हो गया, उनके आजीविका पर असर आना शुरू हो गया था। भारतीय वन अधिनियम 1878 1878, इसके बारे में क्या कहा गया है? 1878 के वन अधिनियम द्वारा ब्रिटिश प्रशासन ने सभी बंजर भूमि की संप्रभुता हासिल कर ली। अब लो, इसको भी नहीं छोड़ा, बंजर भूमि को भी नहीं छोड़ा, उसकी भी संप्रभुता हासिल कर ली, जिसमें परिभाषित जो वन थे जिनको शामिल कराया गया था वो भी इसमें शामिल हो गए। इस अधिनियम ने प्रशासन को आरक्षित और संरक्षित वनों का सीमांकन करने में सक्षम बना दिया। कौन किसको आरक्षित कर दिया जाए, एकदम कठोर प्रतिबंध लगा दिया जाए, किसको कम प्रतिबंध में रखा जाए, तो इसके लिए सक्षम बना दिया गया। संरक्षित वनों के मामले में स्थानीय लोगों के अधिकारों को वापस ले लिया गया। देखें क्या हुआ है, कितनी मतलब क्या बताएं, अब हम उनको वापस ले गया। जबकि कुछ विशेषाधिकार जो सरकार द्वारा जो स्थानीय लोगों को दिए गए थे, जिन्हें कभी भी वो वापस लिया जा सकता था। अब बताइए, मतलब ये तो क्या बात है कि मतलब
मिठाई आप उनके हाथ में पकड़ा भी रहे हैं, ऊपर से कभी भी ले भी सकते हैं। इस अधिनियम ने वनों को 3 श्रेणियों में आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन में वर्गीकृत कर दिया। अब जो आरक्षित वन है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। आरक्षित वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन है और किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि पर जो सरकार की संपत्ति है, राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं। ओके, इसमें जो याद करने वाली चीज है, सबसे अधिक प्रतिबंधित वन है। ओके, आरक्षित वनों में स्थानीय लोगों को किसी वन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति के बिना आवाजाही क्या कर दिया गया है, निषिद्ध रहता है, रोक रहता है पूरी तरीके से बिना वन अधिकारी के परमिशन के। ओके, वहीं जो संरक्षित वन होता है, राज्य सरकार को आरक्षित भूमि के अलावा किसी भी भूमि को गठन करने का अधिकार था जिस पर सरकार का मालिकाना अधिकार तो होता ही होता है, और ऐसे वनों के उपयोग के संबंध में नियम जारी करने की पूरी शक्ति दी गई थी, सरकार के पास थी। ओके, अब इस शक्ति का उपयोग ऐसे वृक्षों जिनकी लकड़ी, फल और अन्य गैर लकड़ी उत्पादों में राजस्व बढ़ाने की क्षमता है पर राज्य नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया। ओके, कि मतलब जो राजस्व को बढ़ावा देने की जो क्षमता रखते हैं उस पर क्या किया गया, राज्य नियंत्रण लगाया गया। यह चीज होता है संरक्षित वन के दायरे में आता है। अब देखिए, अगर सुरक्षा के पर्पज से बोला जाए तो आरक्षित वन में ज्यादा सुरक्षा दी जाती है, संरक्षित वन में उससे कम रहती है और ग्राम वन में उनसे भी कम रहती है। अब जानते हैं वन बंदोबस्त अधिकारी के बारे में। वन निपटान, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि जो वनों का बंदोबस्त करे वही वन बंदोबस्त अधिकारी होता है। वन निपटान कार्यालय की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जिसका उद्देश्य किसी भी आरक्षित वन में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में अधिकार के अस्तित्व, प्रकृति और सीमा का पता लगाना और निर्धारित करना होता है। ओके, उनके अधिकारों से संबंधित होता है। जिस भूमि पर अधिकार का दावा किया जाता है उसका अधिग्रहण करने के लिए भी उसे अधिकार दिया जा रहा होता है। ये सब वन बंदोबस्त अधिकारी के दायरे में आता है। ओके, वनों को आरक्षित करने की शक्ति के बारे में हम समझते हैं। राज्य सरकार ऐसे किसी वन भूमि या बंजर भूमि को, ध्यान दीजिएगा दोनों की बात कही जा रही है, वन भूमि की भी और बंजर भूमि की भी, जो सरकार की संपत्ति है या जिस पर राज्य के संपत्तिक अधिकार है या जिसकी पूरी वन उपज या उस उपज के किसी भाग की सरकार हकदार है, इसके पश्चात उपबंधित रीति से आरक्षित वन बना सकेगा। ओके, तो सिंपल सी बात है, जो उसके अधिकार में है, उसके मालिकाना हक में आ रहा है, ऐसे वन भूमि अंजर भूमि पे आरक्षित वन बना सकेगा उपबंधित नीतियों के तहत। सिंपल वर्ड में इतना समझिए आप। यह घोषित करने की शक्ति की वन आरक्षित वन नहीं रहा है, राज्य सरकार के अंतर्गत ये चीज आती है। ओके, इसमें ज्यादा समझने की बात नहीं है, कई बार रिपीटेड हो चुका है। चलिए अब ग्राम वन के बारे में भी जान लेते हैं। आपके मन में इसके लिए भी कोलाहल मचा होगा। ग्राम वनों के निर्माण के बारे में, राज्य सरकार ऐसी किसी भूमि जो आरक्षित वन कर दी गई है का अधिकार किसी ग्राम समुदाय को समनिर्दिष्ट कर सकेगी, उसको दे सकेगी, ग्राम समुदाय को दे सकेगी, और ऐसा समनिर्देश रद्द भी कर सकती है, मतलब दे भी सकती है, रद्द भी कर सकती है। और इस प्रकार समनिर्देशित वन क्या कहलाएगा, ग्राम वन कहलाएगा। सिंपल। ओके, जिसमें अन्य आरक्षित और संरक्षित वन की तुलना में सुरक्षा जो होती है थोड़ा कम रहती है। भारतीय वन नीति 1952। अब ये भाई साहब कैसे बचे रह जाएं, इनके बारे में भी समझ लीजिए। औपनिवेशिक वन नीति का एक सरल विस्तार थी, हालांकि इसमें कुल भूमि क्षेत्र का एक तिहाई ध्यान दीजिएगा तक वनावरण बढ़ाने का प्रावधान शामिल था। 1988 में भी पढ़ चुके हैं आप, उसमें तो शामिल था। 1952 में भी था ये बात, बढ़ाने का प्रावधान शामिल था। उस समय जंगलों में प्राप्त अधिकतम वार्षिक राजस्व राष्ट्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। ओके, और विकासात्मक परियोजनाएं जैसे कि नदी घाटी परियोजना, लुगदी, कागज, प्लाईवुड जैसे उद्योग तथा राष्ट्रीय हित के वन उपज पर बहुत अधिक निर्भरता के परिणाम स्वरूप जंगलों के विशाल क्षेत्रों से राजस्व जुटाने के लिए राज्य को मंजूरी दे दी गई थी। तो मतलब कुल मिलाकर राजस्व जुटाने की भी इसमें बात कही गई थी। ये इसका एक दूसरा अहम बिंदु आप जान जाइए। तो ये था भारतीय वन नीति 1952 के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम आपके सामने लेकर आएंगे गवर्नमेंट लॉ एंड पॉलिसीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इसके बारे में
जानना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।